Hello students, today's topic is theory of feedback. Students, फीडबैक का कंसेप्ट हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं और मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स मान के चल रहा हूँ कि आपको फीडबैक के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी लेक्चर को रेंडमली पिक करके स्टडी ना करें। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के हर लेक्चर को सीक्वेंस वाइज एडजस्ट कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और हर लेक्चर को सीक्वेंस वाइज स्टडी करने की कोशिश करें। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं थ्योरी ऑफ फीडबैक पर। स्टूडेंट्स, फीडबैक की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें फीडबैक की डेफिनेशन को समझना होगा। और स्टूडेंट्स, फीडबैक की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट को अप्लाई करते हैं और आउटपुट को नोट करते हैं। स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कन्वेंशन बना रखी है। सर्किट के लेफ्ट हैंड साइड से हम सर्किट को इनपुट देंगे और इसके सर्किट के राइट हैंड साइड से हम आउटपुट को नोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फीडबैक क्या कहती है? फीडबैक ये कहती है कि इस सर्किट की जो आउटपुट है उसका कुछ पोर्शन को हम क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें इस सर्किट की इनपुट के ऊपर। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या बोला गया? फीडबैक बोला गया। तो फीडबैक की डेफिनेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स? ए पोर्शन ऑफ आउटपुट ट्रांसफरिंग टू इट्स इनपुट आर कॉल्ड द फीडबैक। अब ये फीडबैक स्टूडेंट्स कितने टाइप की होती है ये हमें पता चलेगा इसकी थ्योरी पार्ट को स्टडी करते टाइम पे। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर बता के चल रहा हूं कि फीडबैक दो टाइप की होती है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ये हमें नेचर से पता चलेगा स्टूडेंट्स। चलिए, नेचर को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट हमें एक फीडबैक एम्पलीफायर को स्टडी करना होगा। और फीडबैक एम्पलीफायर के स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है एम्पलीफायर सर्किट और सेकंड पार्ट जो होता है स्टूडेंट फीडबैक सर्किट। स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले इस फीडबैक सर्किट को हटाकर एम्पलीफायर सर्किट का मतलब समझा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, एम्पलीफायर के कंसेप्ट को हम स्टडी कर चुके हैं और एम्पलीफायर का मेन पर्पज क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इनपुट सिग्नल हम एम्पलीफायर को देते हैं तो एम्पलीफायर क्या करता है, उस इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर हमें आउटपुट के अंदर देता है। तो एम्पलीफायर क्या होता है स्टूडेंट? एम्पलीफायर अपना एक काम करता है, एक एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसके अंदर इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, किसी फैक्टर से इंक्रीज करके हमें आउटपुट के अंदर प्रोवाइड करता है। और जिस भी फैक्टर से इंक्रीज होता है आउटपुट सिग्नल, उस फैक्टर को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? उस एम्पलीफायर की गेन बोलते हैं और गेन को स्टूडेंट्स हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। जैसे मेरा मैंने ब्लैक बॉक्स ले रखा है। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर है हमें कोई नॉलेज नहीं है। इसका मतलब मैं स्ट्रक्चर की इंटरनल नॉलेज को नहीं जानता हूं। तो जब हम स्ट्रक्चर की इंटरनल नॉलेज नहीं पता होता स्टूडेंट, तो हम उसको किस से डिनोट कर देते हैं? ब्लैक बॉक्स से डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये ब्लैक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी हो सकता है और ये नॉन इन्वर्टिंग भी हो सकता है। इन्वर्टिंग का मतलब वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में क्या करेगा? नॉन इन्वर्टिंग तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं डालेगा। इन्वर्टिंग क्या करेगा? इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 का फेज डिफरेंस डाल देगा।
तो स्टूडेंट्स हमें ये कंसेप्ट को समझना होगा। इन्वर्टिंग फेज डिफरेंस डालेगा इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं डालेगा। हमें एम्पलीफायर के इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है, इसको हमने डिनोट कर दिया है ब्लैक बॉक्स से। अब इस एम्पलीफायर को हम इनपुट कहां से देंगे स्टूडेंट, किसी भी ना किसी सोर्स से प्रोवाइड करेंगे, और जिस भी सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सोर्स से हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं, 2 वोल्ट दे रहे हैं सपोज करो, तो यहाँ पर Vs कितना हो गया, सपोज करो स्टूडेंट 2 मिली वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो Vs कितना है 2s, हमने ये सोर्स में सेट कर दिया है। वायर के थ्रू इस एम्पलीफायर के ऊपर कितना अप्लाई होगा स्टूडेंट, यहाँ पर और कोई डिवाइस नहीं है, विदाउट फीडबैक है, तो Vi की वैल्यू कितनी ही होगी स्टूडेंट, 2 मिली वोल्ट होगी। अब आउटपुट के अंदर V नोट की वैल्यू, सपोज करो इसने इसको एम्पलीफाई किया और मेरे को 20 मिली वोल्ट प्रोवाइड की स्टूडेंट, तो ये 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, देखिए 10 इंटू 2 लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 मिली वोल्ट लिख सकता हूं। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, 10 इंटू क्या हो गया, ये 2 मिली वोल्ट क्या चीज है मेरे पास, Vi है, और ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, V नोट बन गया स्टूडेंट्स, यही तो बना है। और ये 10 क्या चीज है स्टूडेंट, एक फैक्टर है, और ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट, एम्पलीफायर के गेन का नाम दिया गया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A इंटू Vi इज इक्वल टू स्टूडेंट V नोट बन गया। तो A को मैं क्या डिफाइन कर दूं स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर गेन क्या बन गई, आउटपुट वोल्टेज अपॉन मेरे पास इनपुट वोल्टेज, ये बन गई स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये एम्पलीफायर क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल को किसी फैक्टर से एम्पलीफाई कर देगा, वो हमें आउटपुट के अंदर मिलेगा। यानी कि जो इनपुट सिग्नल देंगे ना हम, उस क्या देखो यहां पर क्या है, Vi क्या चीज, ये 2 मिली वोल्ट क्या है इनपुट सिग्नल, इसको कितने फैक्टर से बढ़ा दिया, 10 के फैक्टर से बढ़ा दिया, और कहां पर बढ़ा दिया, आउटपुट के अंदर बढ़ा दिया। इसका मतलब एम्पलीफायर का मेन पर्पज क्या होगा, इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को किसी फैक्टर से बढ़ाकर आउटपुट के अंदर हमें प्रोवाइड करेगा। ऐसा काम करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ये काम करती है स्टूडेंट्स, वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को किसका नाम दिया गया, एम्पलीफायर का नाम दिया गया। अब हम डिफरेंट ट्रांजिस्टर को स्टडी कर चुके हैं, यानी कि डिफरेंट एम्पलीफायर को स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कौन सा स्टडी किया था, कॉमन बेस, और कॉमन बेस के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया था, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम फेज के अंदर होते हैं, यानी कि वो इन्वर्ट नहीं करता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। लेकिन स्टूडेंट्स कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 का फेज डिफरेंस डाल देता है, तो वो क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने एम्पलीफायर को सर्किट को ले जोड़ दिया है, ये इनपुट पार्ट है, अभी बात करेंगे यहाँ पर इसको कितनी इनपुट मिलेगी, अभी बात करने वाले हैं हम इसके ऊपर। यही नेचर को डिफाइन करेगा, फीडबैक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं हम इस एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, फीडबैक सर्किट के साथ। क्यों स्टूडेंट, फीडबैक क्या कहती है, इस एम्पलीफायर का आउटपुट का कुछ पोर्शन पूरा का पूरा नहीं देना चाहते हम इनपुट को, कुछ पोर्शन देना चाहते हैं। अगर हमें ये 20 मिली वोल्ट मिली है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इनपुट पे कितना देना चाहते हैं स्टूडेंट, 2 मिली वोल्ट देना चाहते हैं, ये याद रखना है हमें। तो वो कैसे देंगे, देखिए हमारे पास तो 20 पड़ा है, 20 में से हम 2 देना चाहते हैं, तो इसका मतलब 20 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, किसी फैक्टर से ही तो रिड्यूस करना पड़ेगा, और जिस भी फैक्टर से रिड्यूस करेंगे वो क्या बन गया, उस फैक्टर की गेन बन गया। यानी कि इसका मतलब फीडबैक फैक्टर क्या है, एक अटेन्यूएटर है, अटेन्यूएटर यानी कि फीडबैक सर्किट किस चीज से बना है हमारा, किसी न किसी पैसिव एलिमेंट से बना है। कि किससे बना होगा स्टूडेंट, ये या तो रेजिस्टेंस से बना होगा, या कैपेसिटर से बना होगा, या इंडक्टर से बना होगा। और पैसिव एलिमेंट का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, अपोज करता है फ्लो को, यानी कि वो अटेन्यूएटर का काम करता है, रुकावट डालता है।
तो स्टूडेंट्स फीडबैक सर्किट का फीडबैक सर्किट जो है इसका भी एक फैक्टर होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक फैक्टर बोलेंगे। और फीडबैक फैक्टर क्या करेगा, जो ये हमारे पास इनपुट आ रही है, जो इस एम्पलीफायर सर्किट की आउटपुट इस सर्किट के लिए किसका काम करेगी, इनपुट का काम करेगी। जो ये आउटपुट है इसके लिए इनपुट का काम कर रही है, इसकी वैल्यू को ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कम करेगी, किसी फैक्टर से रिड्यूस करेगी। और जिस भी फैक्टर से रिड्यूस करेगी वो इस फीडबैक सर्किट के क्या बन गया, गेन बन गया स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए मैं ये फीडबैक जो फैक्टर है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 1 नहीं ले सकता। अगर 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 20 अप्लाई हो जाएगी। मैं 20 को अप्लाई नहीं करना चाहता स्टूडेंट। तो यहां पर क्या कहना चाहता हूं मैं, बीटा की वैल्यू किसके बीच में अप्लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। 1 की कंडीशंस पे ये कैसा काम करेगा, 0 की कंडीशंस पे कैसा काम करेगा, हम इन सबको स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो ये फीडबैक फैक्टर है, बीटा की वैल्यू हमें पता चला, पहली कंडीशन क्या आ गई, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब बात करते हैं हमें कितना इसका आउटपुट का कितना पोर्शन इनपुट पे देना चाहते हैं। इसका मतलब इस एम्पलीफायर का आउटपुट इस फीडबैक सर्किट के लिए इनपुट का काम करेगा। ये मेरे लिए इनपुट बन गया है स्टूडेंट, इनपुट। और मैं यहां से आउटपुट क्या लेना चाहता हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आउटपुट सिग्नल, और उसको नाम दे रहा हूं फीडबैक सिग्नल VF का। और ये इसके लिए क्या बन गई है स्टूडेंट, आउटपुट बन गई है। और कितनी देना चाहता हूं, सिर्फ 2 देना चाहता हूं। 20 को मैं क्या करना चाहता हूं, सिर्फ 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैं इसको कितने फैक्टर से रिड्यूस करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, 20। इसका मतलब इसको कितने से डिवाइड कर दूं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तभी तो 2 आएगा। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे को आउटपुट के अंदर स्टूडेंट क्या मिल गया, 2 मिलीवोल्ट मिल गया। तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या चीज है, ये मेरे पास 20 तो यहाँ पर इनपुट का काम कर रही है, इनपुट का। और स्टूडेंट ये 0.1 क्या चीज है, ये मेरे पास बीटा है। और 2 मिली क्या बन गया, ये VF बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट बीटा क्या बन चुका है, देखिए बीटा की वैल्यू क्या बन गई, VF अपॉन ये क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ पर इनपुट क्या चीज है स्टूडेंट, V0 है। तो ये V0 बन गया है। तो यहां से मैं फीडबैक सिग्नल की वैल्यू निकाल लूंगा स्टूडेंट्स। मैंने कितना फीडबैक सिग्नल जो है मिला है इस फीडबैक सर्किट की हेल्प से, जो इनपुट को देना चाहता हूं उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी आ गई है, बीटा इंटू V0 आ गई है। इसका मतलब मेरे पास फीडबैक सिग्नल की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख दूं बीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू बीटा फीडबैक सिग्नल, यहाँ VF की वैल्यू कितनी बन गई है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू V0। ये बन चुकी है। अब ये जो सिग्नल मिलेगा स्टूडेंट, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनपुट के अंदर मिक्स करूंगा, ऐड करूंगा, मिक्सिंग कर रहा हूं इसका मतलब इनपुट के ऊपर। और स्टूडेंट इनपुट के ऊपर मिक्सिंग किस चीज की हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। अगर स्टूडेंट्स मैं प्रैक्टिकली अगर देखता हूं तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होता है स्टूडेंट, सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। इसका मतलब ये वोल्टेज यहां पर किस में कनेक्ट होगी, सीरीज में आकर कनेक्ट होगी। अगर मैं वोल्टेज सोर्स ना होकर अगर इनपुट के अंदर मेरे पास करंट सोर्स होगा तो सिर्फ स्टूडेंट करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो यहां पर इनपुट में अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो क्या किसकी बात करूंगा, करंट की। अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट किसकी बात कर रहा हूं, ये याद रखना पड़ेगा, सीरीज की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये फीडबैक सिग्नल इस VS के अंदर आकर ऐड होगा किसकी फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। पहली बात ये याद रखनी है। और इसको मैं टोपोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फीडबैक सिग्नल की वैल्यू भी निकाल ली है। अब मैं बात करता हूँ नेचर की। ये जो फीडबैक सिग्नल है इस इनपुट के अंदर ऐड होगा तो इस एम्पलीफायर सर्किट के ऊपर इनपुट कितना अप्लाई होगी, जो इसकी नेचर को डिसाइड करेगी। देखिए स्टूडेंट, अगर ये एम्पलीफायर सर्किट मेरे पास कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में कितना फेज डिफरेंस डाल रहा है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस डाल रहा है। तो यानी कि दोनों के दोनों सिग्नल किसमें है, सेम फेज के अंदर है। और ये फीडबैक सर्किट भी कितने डिग्री का फेज डिफरेंस डाले इस सिग्नल के बीच में, जो यहाँ पर अप्लाई होगा, और आउटपुट के अंदर जो मेरे को कुछ इसका पोर्शन मिलेगा, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का ही फेज डिफरेंस डाले।
यानी कि ये भी एम्पलीफायर सर्किट कैसा हो, मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग हो, जो कि क्या दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कोई भी ना डाले, जीरो फेज डिफरेंस, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस इज टू बी जीरो। अब इस आउटपुट एम्पलीफायर की जो इस फीडबैक के लिए इनपुट का काम करेगी, उसके बीच में और इस फीडबैक सिग्नल के बीच में क्या हो, फेज डिफरेंस जीरो। कब होगा, जब ये जीरो फेज डिफरेंस डालेगा तब होगा। इसका मतलब हमारे पास ये वाला सिग्नल यहां पर आपने अप्लाई किया और ऐसा सिग्नल हमें मिला, तो ये इसने इसके बीच में और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना डाला, 0 डिग्री का। तो पहली कंडीशन क्या बन रही है, देखिए इसने इनपुट 0 डिग्री का फेज डिफरेंस डाला एम्पलीफायर सर्किट ने, फीडबैक सर्किट ने भी क्या डाला, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस अगर डाला है, तो कंडीशन क्या बनेगी, हमें जो ये फीडबैक सिग्नल मिलेगा उसकी और नेचर और इनपुट सिग्नल की नेचर दोनों की सेम फेज के अंदर मिलेंगी। इसका मतलब ये जो फीडबैक सिग्नल है ये इनपुट के अंदर जाकर ऐड होगा, तो दोनों के दोनों सिग्नल किसमें है, सेम फेज के अंदर हैं। ऐड होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, इस इनपुट सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बढ़ेगी स्टूडेंट, इसका मतलब वी की वैल्यू क्या होगी, पहले Vs थी तो अब क्या बनेगी, Vf प्लस Vf बनेगी, ये यहां पर अप्लाई होगी। तो ये बीच में पॉजिटिव का जो निशान आएगा वही इसकी नेचर को बता देगी, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक, और वो इस एम्पलीफायर सर्किट की ओवरऑल गेन को क्या कर देगी स्टूडेंट्स, बढ़ा देगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस एम्पलीफायर सर्किट की बात कर रहा हूं, इस एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं बिना फीडबैक के। तो इस एम्पलीफायर के हमने गेन को निकाल लिया है। अब हमने इस एम्पलीफायर के साथ क्या लगा दिया है, फीडबैक सर्किट लगा दिया है। तो हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक लूप बन गई है। ये विदाउट लूप है, विदाउट फीडबैक है। अब मैंने फीडबैक सर्किट लगा दिया है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं स्टूडेंट, तो पूरे के पूरे फीडबैक एम्पलीफायर की गेन निकाल रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, सब क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट अब लग चुकी है मेरे को, ये कुछ नहीं पता है, मैं तो सिर्फ क्या जानता हूं, V0 जानता हूं और Vs जानता हूं। अभी इसकी नेचर डिसाइड करेगी। तो ये मेरे पास इस एम्पलीफायर सर्किट का, इस यानी कि फीडबैक एम्पलीफायर का गेन क्या होगा स्टूडेंट, V0 आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होगा। इस केस में Vi नहीं ले सकता स्टूडेंट्स में, यहां पर क्या होगा, क्या आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मैं क्या लिखूं स्टूडेंट्स, हमें क्या लिखना है, गेन लिखना है किसका, इस फीडबैक एम्पलीफायर का। तो गेन ऑफ ए फीडबैक एम्पलीफायर स्टूडेंट कितना बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, ये AF, ये क्या बन गया, गेन विद फीडबैक। और ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, गेन विदाउट फीडबैक। तो AF की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या बन गई, V0 अपॉन आउटपुट क्या है स्टूडेंट, V0, इनपुट क्या है यहां पर, Vs है, नॉट Vi है। अभी Vi की तो बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए अब ये मैं पहली नेचर ले रहा हूं, दोनों ने फेज डिफरेंस कितना डाला, 0 डिग्री का डाला है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल कैसा मिला हमें, सेम नेचर के अंदर। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आया, तो स्टूडेंट्स ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट्स क्योंकि इन्वर्टिंग नहीं हुआ है, तो ये पॉजिटिव आया, तो ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला। तो स्टूडेंट्स ये वोल्टेज सोर्स का काम करेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। और स्टूडेंट्स ये क्लोज लूप बन गई, देखिए इनपुट पोर्शन के ऊपर ऐसे, ये वाली क्लोज लूप। अगर मैं इस क्लोज लूप की बात करूं स्टूडेंट, तो मेरे पास ये क्लोज लूप कुछ इस टाइप की बनी है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मेरे पास ऐसे बन गई। ये तो मैंने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई की वोल्टेज सोर्स से, और ये Vi जाकर एक्ट हुई है स्टूडेंट किसके ऊपर, फीडबैक इस एम्पलीफायर सर्किट के ऊपर, ये मेरे पास अप्लाई हुई है जिसकी नाम है Vi। और ये फीडबैक सिग्नल इस सर्किट इसमें आकर मिक्स हो गया है, और ये सिग्नल स्टूडेंट ऐसे आकर मिक्स हुआ है, ये मेरे पास Vf सिग्नल है। तो स्टूडेंट ये क्लोज लूप बन चुकी है। तो इसके अंदर हम KVL को अप्लाई कर सकते हैं, और KVL क्या कहता है, अगर किसी भी क्लोज लूप के अंदर वोल्टेजेस लगी हुई हैं, वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स उन वोल्टेज का सम कितना होता है, 0 होता है, ये कहता है।
लेकिन हमें यहाँ पर केवीएल के अंदर एक साइन कन्वेंशन को डिफाइन करना पड़ा स्टूडेंट्स। हम वोल्टेज को पॉजिटिव कब लेंगे? वोल्टेज को पॉजिटिव तब लेंगे जब हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। नेगेटिव कब लेंगे? जब हायर से लोअर की तरफ आएंगे। तो अगर इसमें हम केवीएल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे चल रहे हैं लोअर से हायर की तरफ, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए वी एस पॉजिटिव। अब मैं इधर ऐसे ट्रेस करता हुआ ऐसे आऊंगा तो यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ जाऊंगा तो ये वी आई क्या बन जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से नेगेटिव से ऐसे ट्रेस करता हुआ चलूंगा तो यहाँ से लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाऊंगा तो ये मेरे को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव वी एफ। तो स्टूडेंट ये इक्वल टू 0 केवीएल का कहना है ऐसा। अगर मैं स्टूडेंट यहां से वी आई की वैल्यू निकालूं तो वी आई की वैल्यू क्या निकल के आई? वी एस प्लस वी एफ, ये निकल के आई है स्टूडेंट। तो ये क्या चीज है देखिए स्टूडेंट, यानी कि इस एम्पलीफायर के ऊपर कितनी वोल्टेज एक्ट होगी इस केस में, इस सिग्नल के ऐड होने से दिस प्लस दिस। इसका मतलब यहां पर ये बीच में प्लस का निशान आया है, इस वोल्टेज सोर्स के अंदर ये फीडबैक सिग्नल आकर जुड़ गया है। इसकी इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ इस एम्पलीफायर सर्किट पे क्या हो गई है स्टूडेंट? बढ़ गई है। और ये बढ़ना किस नेचर को डिफाइन करता है? फीडबैक की, पॉजिटिव फीडबैक की नेचर को डिफाइन करता है। तो ये ओवरऑल गेन को स्टूडेंट्स बढ़ा देगा। तो पॉजिटिव फीडबैक की पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, यानी कि फेज डिफरेंस कितना हो, या तो 0 डिग्री का हो। अगर ये दोनों में फेज डिफरेंस स्टूडेंट 180 का डालता है एम्पलीफायर सर्किट, यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के अंदर 180 का डालता है, तो इस फीडबैक सर्किट को भी इस इनपुट और आउटपुट के अंदर कितना का डालना पड़ेगा? 180 का। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाए? 360। और 360 होते ही ये सिग्नल किस में आ जाएगा? इनपुट एंड आउटपुट सेम फेज के अंदर। देखिए अगर ये 180 का डाल रहा है यहाँ पर, तो ये फेज ये कैसा आएगा इस केस में? ये ऐसा ना आकर ये कैसा आएगा इस केस में? इस केस में कुछ इस टाइप का आएगा। अब ये यहां पर अप्लाई हो, ये 180 का डाल लेगा फेज डिफरेंस, तो ये सिग्नल कुछ इसी टाइप का आएगा, इन्वर्ट कर देगा तो दोनों सेम फेज के हो जाएंगे। और टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट? 360 डिग्री का। यानी कि इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेज के अंदर कब होंगे? या तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो? 0 डिग्री हो इन दोनों एम्पलीफायर सर्किट एंड फीडबैक सर्किट के बीच में, या टोटल फेज डिफरेंस कितना हो स्टूडेंट? 360 डिग्री हो। तो ये कंडीशंस होना बहुत जरूरी है पॉजिटिव फीडबैक के लिए। दूसरी कंडीशंस को अभी हम स्टडी करेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ये आ गया। तो अब इसकी नेचर को अगर आगे हम स्टडी करते हैं तो अब मैं साथ साथ नेगेटिव फीडबैक की बात कर लेता हूं। अगर देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास कैसा है? नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है। अगर नॉन इनवर्टिंग का मतलब ये फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना डाल रहा है? 180 का। अब ऐसा नहीं है, आउटपुट के अंदर मेरे को सिग्नल कैसा मिल रहा है स्टूडेंट? ऐसा मिल रहा है। यानी कि अब यहां पर आउटपुट के अंदर ऐसा सिग्नल मिलेगा तो मेरे को ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, इसने इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 का फेज डिफरेंस डाला। अगर इसने डाला और ये मेरे पास फीडबैक सर्किट इस इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस स्टूडेंट नहीं डाल रहा है, तो मेरे को कैसा मिलेगा ये स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए ये मेरे को ऐसा सिग्नल कुछ इस टाइप का मिलेगा। यानी कि जो ये पॉजिटिव यहाँ पर अप्लाई हुआ था स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। या मैं स्टूडेंट्स क्या कह दूं यहाँ पर, ये बात ना कर अगर ये मेरे पास देखिए स्टूडेंट, फिर एक बार कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं यहाँ पर इन सबको हटाकर। अगर ये मेरा एम्पलीफायर कैसा है? नॉन इनवर्टिंग है, यानी कि ये इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 0 फेज डिफरेंस डाल रहा है, तो मेरे को सिग्नल आउटपुट के अंदर कैसा मिलेगा? सेम ऐसा मिलेगा। अब ये फीडबैक सर्किट इस इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस कितना डाल दे? 180 डिग्री का डाल दे, तो मेरे को आउटपुट के अंदर जो सिग्नल मिलेगा स्टूडेंट वो कैसा मिलेगा? कुछ इस टाइप का मिलेगा स्टूडेंट।
यानी कि इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो चुका है, जो मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव का, इसने कोई फेज डिफरेंस नहीं डाला तो ये वाला आकर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन इस फीडबैक सर्किट ने इसके बीच में और इस वीएफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस डाल दिया, 180 का। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव वाला। तो स्टूडेंट इस केस में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव बन गया। तो इस केस में स्टूडेंट टोटल फेज डिफरेंस कितना बना, 180 डिग्री बना। अगर 180 डिग्री बना तो इस केस में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर नहीं है। अगर ये स्टूडेंट सिग्नल जाकर ऐड होगा तो इस इनपुट पर क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज को हमने स्टूडेंट स्टडी किया। तो ये फिर यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गई। तो इस क्लोज लूप को जब हमने देखा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ क्लोज लूप ऐसे बनी है। ये मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली, ये तो मैंने VS अप्लाई की है और ये मैंने VI अप्लाई करनी है इसके ऊपर, और स्टूडेंट ये मेरे पास VI है। और स्टूडेंट यहाँ पर ये मैंने अप्लाई की तो ये मेरे पास ये चीज बनी है, VF सिग्नल है। स्टूडेंट ये फिर एक क्लोज लूप बन चुकी है और इसमें क्या है, वोल्टेज लगी हुई है। और किरचॉफ लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी क्लोज लूप बनती है इसके अंदर जितनी भी वोल्टेज है उन सबका सम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ट्रेस आउट कैसे करना है, लोअर से हायर वोल्टेज को, लोअर से हायर पोटेंशियल को हमें पॉजिटिव वोल्टेज लेना है, हायर से नेगेटिव को, हायर से लोअर को हमें नेगेटिव वोल्टेज लेना है। तो स्टूडेंट अगर ऐसा ट्रेस करते हैं, ये लोअर से हायर जाते हैं तो VS पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, लोअर से हायर से लोअर आते हैं, यहां से हायर से लोअर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट नेगेटिव आएगा, -VF। तो स्टूडेंट ये बन गया 0। तो यहां से स्टूडेंट VI की वैल्यू देखिए, इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो VS - VF इक्वल टू VI। तो स्टूडेंट यहां पर VS में से VF सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये स्टूडेंट VI की वैल्यू यहां पर क्या होगी, कम होगी। और कम होना ही क्या कहलाया, इस नेचर ने बता दिया, ये नेगेटिव फीडबैक होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये दोनों की नेचर को डिफाइन कर लिया है। अब इसकी थ्योरी को स्टडी करते हैं आगे चलते हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम आगे चलते हैं तो देखिए, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस पूरे के पूरे सर्किट की गेन निकालना चाहते हैं, मीन्स गेन विद फीडबैक स्टडी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस केस में अगर इनपुट की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल गेन इस सर्किट की स्टडी क्या होने वाली है स्टूडेंट, कम होने वाली है। हम वही चीज स्टडी करना चाहते हैं। इस केस में ओवरऑल गेन बढ़ने वाली है, इस केस में ओवरऑल गेन कम होने वाली है। ये ऑसिलेटर में काम करेगा स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक, और ये एम्पलीफायर के अंदर काम करता है नेगेटिव फीडबैक। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसकी ओवरऑल गेन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स गेन विद फीडबैक क्या है हमारे पास, ये है AF की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू V0/VS, ये है। तो स्टूडेंट मैं यहां पर VS की वैल्यू पुट करूं, इस केस में यहां पर भी निकालूं AF, तो गेन विद फीडबैक निकाल रहा हूं स्टूडेंट, ये क्या बन गया, V0/VS। स्टूडेंट यहां से VS की वैल्यू निकालूंगा तो इस VF को इधर ले आऊंगा तो VI - VF बन गया। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, V0/VI - VF। और V यहां पर क्या बनेगा स्टूडेंट, V0/VS की वैल्यू निकालूंगा तो ये VF को इधर लेके चला जाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा इधर, VI + VF। अब VF क्या चीज है स्टूडेंट, ये आउटपुट फीडबैक सिग्नल है जिसकी वैल्यू कितनी है, β-V0। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, V0/VI - β-V0। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, V0/VI + β-V0। ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अब यहां से इन दोनों, इसमें इस फैक्टर में से VI को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट AF क्या आ गया, V0/VI को हमने कॉमन निकाल लिया है तो ये क्या बन गया, 1 - β-V0/VI। यहां से स्टूडेंट हमने कॉमन निकाला तो AF क्या बन गया हमारे पास स्टूडेंट, V0/VI को कॉमन निकाल लिया तो 1 + V0 को मैंने पहले लिख लिया /VI × बीटा बाद में। तो स्टूडेंट ये क्या चीज है, V0/VI, ये हमारे पास गेन विदाउट फीडबैक है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, A/1 - बीटा, A को मैं पहले, ये V0/VI क्या हो गया हमारे पास, A एंड बीटा। तो ये बन गया स्टूडेंट। यहां पर ये क्या बन चुका है स्टूडेंट, V0/
1 प्लस ए बीटा। देखिए भी ये तो क्या बन गया हमारे पास, आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये आउटपुट अपॉन इनपुट ए बन गया। तो अब हम ये चीज स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट, ए एफ तो मेरे पास बना, दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और यहाँ पर क्या बना स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी नॉट, ये वी नॉट अपॉन स्टूडेंट, यहाँ पर वी नॉट अपॉन ये क्या बन गया, वी नॉट अपॉन वी आई, ए बन गया। तो ये ए, इसका मतलब ये मैंने फीडबैक हमने ये क्या निकाल लिया, गेन विद फीडबैक इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ ए, ये क्या चीज है, गेन विदाउट फीडबैक 1 माइनस ए बीटा। अब स्टूडेंट्स मैं इस चीज को स्टडी करवाने वाला हूं। देखिए बीटा की वैल्यू क्या चीज है, बीटा हमारे पास एक फीडबैक फैक्टर है, और इसकी वैल्यू मैं क्या कहता हूं, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इन बिटवीन लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, इन जिसके बीच में, इन दोनों के बीच में। यानी कि 1 से 1 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 से मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैं बीटा का अब एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बीटा की वैल्यू मैं कितनी लूं, 0.005 पहला केस ये लूं, 0.006 ये लूं, इसका मतलब 0.02 वैल्यू बढ़ा रहा हूं, 0.04, 0.05। ये मैंने बीटा की वैल्यू को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो मैंने क्या निकाला, ए बीटा निकाला, ए बीटा क्या चीज है स्टूडेंट, देखिए ये एम्पलीफायर की गेन है, ये बीटा की गेन है, और ये पूरी की पूरी इसकी गेन, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए बीटा, तो ये पूरे सर्किट की क्या आ गई मेरे पास, गेन आ गई। इसका मतलब ये क्या आ गई, लूप गेन आ गई, इस लूप की गेन बन जाएगी, इस लूप की गेन ओनली। तो लूप गेन की वैल्यू क्या कह रही है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको ए बीटा, ए की वैल्यू को मेरे को पहले फिक्स करना होगा। सपोज करो मैं 20 लेके चल रहा हूं, तो एम्पलीफायर की गेन को मैंने फिक्स कर दिया है 20। तो 20 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट 20 इक्वल टू ए बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये भी इंक्रीज करेगी, 0.005 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.1। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी आएगी, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आएगी। स्टूडेंट इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 20 से 0.8 आएगा, और स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो लूप गेन की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर स्टूडेंट अब मैं ये फैक्टर निकालू 1 माइनस ए बीटा, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 1 में से जब इस फैक्टर को घटाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 0.9। इसकी वैल्यू को घटाऊंगा तो स्टूडेंट ये कितनी आएगी, 0.88। इसकी वैल्यू को घटाऊंगा तो स्टूडेंट ये कितनी आएगी, 0.6। इसकी वैल्यू को घटाऊंगा तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, देखिए 1 में 0.2, और इसको घटाऊंगा तो सर क्या आएगा, 0 आएगा। ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए मैं साथ में 1 प्लस ए बीटा और निकाल लू स्टूडेंट, ए 1 प्लस, इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, भी बताऊंगा स्टूडेंट। इस फैक्टर में इसको ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया, 1.1। ये कितना हो गया स्टूडेंट, 1.12। ये कितना हो गया स्टूडेंट, 1.4, 1.8, और ये 1 प्लस 1 2। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ए बीटा इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, और ये स्टूडेंट क्या हुआ है, ये स्टूडेंट ए बीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अभी देखिए आप, अब मैं अगर इस फैक्टर की वैल्यू निकालूं a अपॉन 1 माइनस ए बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू निकाल लेना आप। 20 को अगर मैं इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो 20.22 आएगा, ये 22.72 आएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कुछ आएगा, और ये इसको इससे डिवाइड करूंगा तो देखिए कितना आएगा, 20 से अगर 0.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 33.33, और यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, ये आएगा 100, और इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट ये आएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या करता हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहां पर।
अगर स्टूडेंट मैं ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल लूं स्टूडेंट्स, यहां से मैं इस फैक्टर की वैल्यू और निकाल लूं तो हम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे a प्लस ए बीटा की वैल्यू यहाँ पर। इस केस में 1a अपॉन 1 प्लस ए बीटा। देखिए इस केस में कितनी आएगी, अगर इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगी 18 पॉइंट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 18.18। इस केस में स्टूडेंट्स कितनी आएगी, इस केस में कितनी आएगी, इस केस में आएगी 17 पॉइंट समथिंग 8। इस केस में स्टूडेंट कितनी आएगी, इस केस में आएगी 11.11 इस केस में। और इस केस में 1 पॉइंट स्टूडेंट ये 1.8 की में आ चुकी है। इसका मतलब हमारे पास कितनी आ चुकी है, ये आई स्टूडेंट्स 14.28। ये किस केस में आई है, ये आई है 1.1 केस में। ये किस केस में आई है, ये आई है 1.12 के केस में। इस केस में 1.4 के केस में ये आई है। डिवाइड करेंगे तो अगर मैं इसको 1.8 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट 11.11 आएगी। ये किस केस में आई है 1.8। और स्टूडेंट ये आएगी 10.2 के केस में। तो इस केस में क्या हो रही है, ये डिक्रीज कर रही है। देखो ये फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो मैंने समझा दिया है स्टूडेंट सब कुछ। देखिए अगर मैं बीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ए बीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और a माइनस ए बीटा इस फैक्टर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीजिंग फैक्टर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को फैक्टर क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग। यही में तो मिला है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो AF की वैल्यू है, अगर बीटा AF की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये ज्यादा होगी। किससे होगी, A से ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर ये कंडीशन निकल के आई है एक मेरे पास। ये क्या कहती है स्टूडेंट्स, इस केस में देखिए गेन विद फीडबैक इज टू बी ग्रेटर देन द गेन विदाउट फीडबैक। तो ये क्या कहना चाह रही है स्टूडेंट, एक केस में जाकर ये इनफाइनाइट हो जाएगा स्टूडेंट। ये किस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे गेन विद फीडबैक ज्यादा हो रही है स्टूडेंट, तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर मैं इस इनपुट जो सोर्स है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूं तो भी मेरे को आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें आउटपुट मिलेगी। यानी कि इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होता चलेगा, जैसे जैसे बीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लूप गेन की वैल्यू क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। और गेन विद फीडबैक क्या होता चलेगा स्टूडेंट, बढ़ता चलेगा। अगर ऐसा होता चलेगा तो स्टूडेंट ये वैल्यू सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को 0 भी कर दूं तो ये जो फीडबैक सिग्नल है वो इस एम्पलीफायर के लिए किस चीज का काम करना स्टार्ट कर देगा स्टूडेंट, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो इनपुट का काम करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब इस केस में अगर मैं एक्सटर्नल इनपुट सोर्स को हटा दूं तो इस केस में एम्पलीफायर सर्किट एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को रोक कर किस चीज का काम करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेटर का काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी हमें आउटपुट के अंदर ऑसिलेशंस मिलना स्टार्ट करेंगी। और बार्क-हासन का कहना था, बार्क-हासन क्राइटेरिया जो बना था, उन्होंने हमें क्या बताया था, अगर हमें आउटपुट के अंदर ऑसिलेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो ये फीडबैक लूप की वैल्यू, लूप गेन जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू को क्या करना होगा, ए बीटा की वैल्यू को 1 करना होगा। ये जो सेकेंड पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन है, जिसमें हमारा पॉजिटिव फीडबैक के अंदर एम्पलीफायर अपना काम को रोक देगा, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को। और उस केस में एम्पलीफायर सर्किट किस चीज का काम करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेटर का काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अब ये ऑसिलेटर में यही तो होता है कि जो फीडबैक सिग्नल है वो एम्पलीफायर सर्किट के लिए इनपुट का काम करता है और हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलती हैं, साइनोसाइडल ऑसिलेशंस मिलती हैं। वो किस कंडीशंस पे मिलती हैं, अगर हम ए बीटा की वैल्यू फीडबैक लूप गेन की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और ये बार्क-हासन क्राइटेरिया बन गया था। इसका मतलब ऑसिलेटर के अंदर स्टूडेंट 2 कंडीशन हो गई। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या, फेज डिफरेंस एक तो क्या हो, 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। दूसरी ए बीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो।
अब नेगेटिव फीडबैक की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, बीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ए बीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा स्टूडेंट, देखिए इंक्रीज करेगा, ए बीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली थी स्टूडेंट, 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू क्या होती जाएंगी। अगर ये फैक्टर इंक्रीज होगा ना स्टूडेंट, ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये इस फैक्टर की वैल्यू क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। तो हमें इस केस में क्या मिलेगा, फीडबैक गेन, किसकी गेन, फीडबैक गेन, यानी कि जो हमें गेन किसकी चाहिए, फीडबैक एम्पलीफायर की, यानी कि गेन विद फीडबैक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस केस के अंदर, किससे, एम्पलीफायर गेन से। यहां पर ये कम होती जा रहा है ना, ये वैल्यू कम होती जा रही है। देखिए इस ए को मैं इससे डिवाइड करता चलूंगा तो ये वैल्यू कम होती चलेगी, किससे, ए से कम होती चलेगी। और ये वो कंडीशन है जिस कंडीशंस के अंदर हमारा जो ये एम्पलीफायर सर्किट है वो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को करता है। और वो कौन सी कंडीशंस के अंदर करता है, नेगेटिव फीडबैक के अंदर करता है। और वो कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट, इस A1 प्लस ए बीटा की वैल्यू क्या है, A1 प्लस ए बीटा की वैल्यू यहां से कुछ 1 से देखिए ज्यादा है, 1.2, 1.12, 1.4, 1 से ज्यादा है उस कंडीशंस के ऊपर। अगर स्टूडेंट कंडीशन ये बन जाए, अगर ये लूप गेन की वैल्यू जो ये ए बीटा है, ये ए बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बन जाए, वेरी वेरी लार्ज बन जाए, ये ए बीटा जो है ये वेरी वेरी लार्ज बन जाए 1 से। तो इस कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए 1 प्लस ए बीटा, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 से बहुत बड़ा है, 1 से बहुत बड़ा है तो 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ए बीटा। तो 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, ए बीटा। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बीटा। और ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर स्टूडेंट क्या बन गया, 1 बीटा। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट फीडबैक गेन जो है यहां पर मींस गेन विद फीडबैक किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली बीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है स्टूडेंट, एम्पलीफायर के गेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब ये इंटरनल गेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। मैं इसको डिस्कस करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। इसका मतलब इस केस के अंदर देखिए स्टूडेंट, फीडबैक गेन जो है दैट डिपेंड ओनली बीटा, does not depend upon the internal gain of the amplifier। इसको मैं स्टूडेंट एक सेपरेट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है ये। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।